सोचिए 30 अक्टूबर 2025 का दिन, मुंबई का एक एक्टिंग स्टूडियो, जहां एक आम सा दिन एक भयानक सपने में बदल गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए आज जानते हैं इस बंधक संकट की पूरी कहानी। इस कहानी के केंद्र में थे 19 लोग। जी हाँ, पूरे 19 लोग, जिन्हें एक एक्टिंग स्टूडियो के अंदर बंधक बना लिया गया था। और जानते हैं इस स्थिति को सबसे ज्यादा खौफनाक क्या बना रहा था? उन 19 लोगों में से 17 बच्चे थे। बिल्कुल सही सुना, 17 मासूम बच्चे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक नॉर्मल सा दिन एक इतने बड़े संकट में तब्दील कैसे हो गया? देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सुबह आर्य स्टूडियो में ऑडिशन का आखिरी दिन था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर दोपहर होते होते रोहित आर्य नाम के एक शख्स ने स्टूडियो के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। और बस दोपहर के 1:45 तक जब बच्चे लंच के लिए बाहर नहीं निकले और अंदर से रोने की आवाजें आने लगी, तो घबराए हुए माँ बाप ने पुलिस को फोन कर दिया। तब तक ये संकट पूरी तरह से खड़ा हो चुका था। और रोहित की तैयारी, सच कहूं तो वो हैरान कर देने वाली थी। उसके पास सिर्फ कोई ज्वलनशील केमिकल और लाइटर ही नहीं था जिससे वो स्टूडियो को आग लगाने की धमकी दे रहा था। नहीं, उसने दीवारों और सीढ़ियों पर मोशन सेंसर्स तक लगा रखे थे, और ये सारे सेंसर्स सीधे उसके फोन से कनेक्टेड थे। मतलब पुलिस की जरा सी भी हरकत का उसे फौरन पता चल जाता। ये एक सोची समझी घेराबंदी थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, बातचीत का एक बहुत ही तनाव भरा दौर शुरू हुआ। लेकिन ये कोई आम हॉस्टेज सिचुएशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार किडनैपर्स की मांगें बहुत ही अजीब थीं। इसी संकट के बीच रोहित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, और उसमें उसने साफ साफ कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मेरी मांगें नैतिक हैं, एथिकल हैं। और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, उसे पैसा नहीं चाहिए था, कोई फिरौती नहीं, जो कि ऐसी सिचुएशंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसे क्या चाहिए था? बस एक बातचीत और अपने कुछ सवालों के जवाब। उसकी बस एक ही खास मांग थी, और वो थी पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से बात करना। बस यहीं से ये साफ हो गया कि मामला किसी बड़ी साजिश का नहीं, बल्कि किसी गहरे पर्सनल झगड़े का था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, बातचीत नाकाम होती जा रही थी। और अब पुलिस के सामने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लेने का वक्त आ गया था। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक, जी हाँ 2 घंटे तक उसे बातों में उलझाए रखा, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की, पर रोहित का रवैया और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था। आखिर में पुलिस के पास जबरदस्ती अंदर घुसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने बिल्डिंग के पीछे से बाथरूम की खिड़की की ग्रिल काटी, और जैसे ही कमांडो अंदर घुसे, रोहित ने एक एयर गन से उन पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। और ये पूरा का पूरा बेहद तनाव और खतरे से भरा रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ 35 मिनट में खत्म हो गया। सोचिए, सिर्फ 35 मिनट्स। ऑपरेशन का नतीजा मिला जुला था। अच्छी खबर ये थी कि सभी 19 बंदूकों को बच्चों समेत सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस टकराव में रोहित आर्य की जान चली गई। तो अब जब जान बच गई थी, संकट टल गया था, तो कई सवाल हवा में तैर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये रोहित आर्य था कौन, और उसने इतना खौफनाक कदम उठाया ही क्यों? तो चलिए अब थोड़ा इस हरकत के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि रोहित कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल था, एक मीडिया कंपनी का डायरेक्टर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सरकार के स्वच्छता मॉनिटर नाम के एक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लीड भी रह चुका था। जब जांच आगे बढ़ी तो एक बात साफ हुई, इस पूरी त्रासदी की जड़ में था पैसों का एक पुराना और गहरा विवाद। रोहित आर्य का दावा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पर उसके पूरे 2.5 करोड़ रुपए बकाया थे। अब कहानी का ये हिस्सा थोड़ा पेचीदा है। यहाँ 3 अलग अलग दावे हैं। एक तरफ रोहित का कहना था कि वीडियो प्रोडक्शन के काम के 2.5 करोड़ बकाया है। दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना था कि फेज 1 तो पे कर दिया था, पर फेज 2 को इसलिए रोक दिया क्योंकि ये खर्चों के सही कागज नहीं थे। और तीसरी तरफ दीपक केसरकर का दावा था कि उन्होंने तो अपनी जेब से 7-8 लाख रुपए देकर उसकी मदद भी की थी। तो सच क्या था, ये अभी भी एक पहेली है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो स्टूडियो में बंधक बनाने की घटना हुई, ये मुद्दा सुलझाने की उसकी पहली कोशिश नहीं थी। नहीं, ये तो उसकी हताशा का आखिरी पड़ाव था। इस खौफनाक कदम से पहले रोहित ने अपना पैसा वापस पाने के लिए शांतिपूर्ण रास्ते भी अपनाए थे। उसने मंत्री केसरकर के बंगले के बाहर धरना दिया, यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी की, ताकि किसी का ध्यान तो उसकी तरफ जाए। लेकिन सब बेकार गया। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये सिर्फ एक हताश इंसान का कदम था,
या फिर हमारे सिस्टम में कोई ऐसी बड़ी चूक थी जिसने एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल को इस मोड़ पर पहुंचा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और ग्राउंड रियलिटी इंडिया को फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर न्यूज अपडेट्स।